क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पेपर वन में कम स्कोर की वजह से हर बार चूक जाते हैं? तो आइए मेरे साथ जानिए वो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ले जाएंगी मंजिल तक। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश और मैंने लगातार योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में किया है नेट जेआरएफ, और वो भी तीनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकते हैं। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ पेपर वन की हर एक यूनिट डिटेल्स में, वो भी लाइव। और मुझे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। शुरू करते हैं। वैसे योग की बात चल ही रही थी तो मैंने भी आज दिन में थोड़ा सा सोचा था योग वालों के लिए कुछ बना दें, तो थोड़ी सी जानकारी तो हमने वैसे बना दी है। थोड़ा यूट्यूब पे डाल देंगे भाई। तो हाँ, चलिए थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ मैं भी योग वालों को एक बार, क्योंकि योग के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारी कविता जी वेट कर रही है वैसे कॉमर्स के लिए। ठीक है। और राइट, तो योग वालों अब बिल्कुल छोटी सी बात बता दो भाई, ठीक है? क्योंकि हम नेक्स्ट शुरू भी करेंगे ना, फिर योग वोग भी पढ़ाया करेंगे अगले टर्म में, है ना? तो अभी तो सिर्फ पेपर वन चल रहा है, तो थोड़ा सा एक टेस्टिंग हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग सच में ही योग के अच्छे तैयारी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, अगर आपकी तैयारी ट्रैक पे है, तो मेरी बातों का जवाब तुरंत दे देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, सही ट्रैक पे जा रहे हो। नहीं तो समझ लो भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तैयारी में ठीक बात ना हो रही, कुछ ना कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि समय है, तो सुधार कर लेना, ठीक है? चलो बताओ भाई, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कितने आसन हैं? संख्या लिखिए तुरंत। प्रियांशी 3, बाकी जल्दी जल्दी बताएंगे क्या? अकेले प्रियांशी थोड़ी है, बाकी लोग भी तो हैं भाई। कसेरा जी कितने हो? मेरा नेट कुछ ऐसा चल रहा है क्या? लग तो नहीं रहा। बाकी लोगों को पता ही ना है, बताओ। अरे कहाँ जी रहे हो? ठीक है, शिव संहिता में कितने हैं? प्रियांशी इज राइट, 3 है। अच्छा, अब जाके थोड़ा सा आया। शिव संहिता, दीपिका जी, ओके। बाकी लोग, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन। दीपिका जी सिंहासन पे थोड़ा दोबारा से गौर करेंगे, ठीक है? हम्म। कसेरा जी, ये बताइए, जो इन्होंने बोला है सिंहासन के लिए, तो सिंहासन सही है? बताओ बताओ, सिंहासन सही है? अच्छा, स्वस्तिकासन नहीं आएगा? हम्म। हालूस, यस, नहीं, हाँ हाँ, ये तो भाई साहब गड़बड़ी है रही है। एक ही बात में 10 चीजें हाँ ना है, सब चल रहा है। ठीक है, तो सिद्धासन, ध्यान दे लो, वज्रिकासन, ऐसा काम ना चलो। पद्मासन और ठीक है, आसन उग्रासन। बताओ भाई, आसन हो गए। प्राणायाम बता दो, चलो प्राणायाम बता दो कितने हैं? प्राणायाम सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने हैं? कितने प्राणायाम थे? अनुलोम विलोम। भाई कॉमर्स वाले तो यही जवाब देंगे। सही है, सही है। कविता जी वेरी गुड। बाकी लोग? अरे दीपिका जी, हंसने के साथ साथ जवाब भी दे दो। ओडी बाबा, शीतली। ये भी पॉलिटिकल साइंस वाले शीतली कराएंगे सबको। चलिए, शीतली। कर लो शीतली, कर लो।
है ना, शीतली से है ना थोड़ी वो गर्मी वर्मी निकल जाती है। वैसे ठंड के दिन चल रहे हैं, शीतली के बजाय आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। हाँ, सूर्य भेदी होता है, जल्दी से बता दो रे, सूर्य भेदी क्या होता है? लेफ्ट से लेते हैं कि राइट से? सूर्य स्वर कौन सा होता है? सूर्य स्वर होता है राइट वाला, ठीक है। लेफ्ट वाला होता है हमारा चंद्र स्वर। तो राइट वाला होता है हमेशा गर्म, लेफ्ट वाला होता है ठंडा, ठीक। यस। तो गर्मा गर्मी लेनी हो तो राइट वाले से लो, लेफ्ट वाले से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, ठीक है। और दोनों को बैलेंस करना हो तो अनुलोम विलोम जैसा कि कविता जी ने बताया वैसा करने का, ठीक है। तो भाई साहब, अब एक दो क्वेश्चन और होता है। चक्र कितने होते हैं भाई? सिद्धांत पत्ति में कितने चक्कर हैं, कितने चक्कर चल रहे हैं? नो, इतने सारे चक्कर चल रहे हैं। किस किस के चक्कर चल रहे हैं जल्दी बता दो। हाँ, 8 7, ठीक है। ये आप लोग तो गेम खेल लो, क्योंकि पता है कि हमारे काम की चीज तो नहीं है। चलो उत्तर तो देंगे। मजा आ रहा है। ओके। आधार, आधार कितने हैं भाई? वो ध्यान के आधार कितने हैं? बस ये और बता दो, ये इंपॉर्टेंट है। अरे बता दो, कहाँ गए? ये किताबें छानने लग गए, नोट्स छानने लग गए, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, सबके लिए बता देता हूँ, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी सबको सिद्ध सिद्धांत पद्धति की, है ना। तो चलिए भैया, एक पुस्तक है जिसका नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये क्या है कि अपनी ना, योग में हठ योग होता है ना, हठ योग, हठ योगी थे हमारे, एक हठ योगी थे गोरक्षनाथ जी, ठीक है। गोरक्षनाथ जी थे हमारे हठ योगी। तो ये वैसे तो कहते हैं शिव का ही रूप थे, पर चलिए जो भी है। तो गोरक्षनाथ जी सिद्ध सिद्धांत पद्धति इन्होंने लिखी, हठ योग लिखा। और इसमें इन्होंने बताया कि भैया आसन होते हैं 3। आसन कितने होते हैं? 3 होते हैं। उनमें से तीनों के तीनों आसन कौन कौन से हैं? तीनों बिल्कुल कतई मुख्य हैं। पद्मासन, और सिद्धासन, और तीसरा है भाई स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन पता है कैसे लगता है जी? सब लोगों के लिए बता देता हूँ। स्वस्तिकासन जो है ना, दोनों पैरों को आप अपने जो घुटने हैं ना, घुटनों के पीछे वाली साइड में घुसा दीजिए। गर्मा गर्म रहेंगे आपके पैर, और बैठने में भी इतना सुखद अनुभव होगा, कितने ही घंटे बैठे रहना। तो स्वस्तिकासन वन ऑफ द बेस्ट आसन है, स्वस्तिकासन, ठीक है। तो आसन, आसन के बाद प्राणायाम बता दिए भैया 4। कितने प्राणायाम है? 4। कौन कौन से प्राणायाम है? मैं बता देता हूँ। एक रेचक है, एक पूरक है, एक कुंभक है, और चौथा बताएंगे आप। तो जल्दी से चौथा बता दो, मैं बढ़ता फिर आगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद भैया 7 बताए इन्होंने, 7 चीजें बताई। क्या बताया? 7 बोला कि वो 7 पाताल भी बताए इन्होंने, ठीक है। 7 बताए पाताल। पाताल से पहले वैसे क्या बोलते हैं? 7 9 16 12 भी है बीच में। तो 16 तो हो गए अपने आधार। किसके के आधार? ध्यान के आधार कितने हैं? 16 ध्यान के आधार। और 9 बताए चक्र, ठीक है। ये जो चक्र होते हैं ना शरीर में, अलग अलग चक्र, तो ऐसे 9 चक्र बताए इन्होंने। एक आकाश चक्र भी बता दिया, ठीक है। तो चक्र बताए 9। तो ध्यान में बढ़ेंगे चक्र। और बीच में एक चीज रह रही है साथ में हमको, ध्यान। सुधा यादव जी आ जाइए आप, ठीक है। हम्म। आसन प्राणायाम करके योगी जो है बैठेगा, ध्यान में बैठेगा, और चक्र का ध्यान करेगा। उससे पहले कुछ मिसिंग हो रहा है मेरे से। 7 पे क्या क्या आएगा? 7 क्या है भाई जल्दी से बता दो। एक तो 7 है पाताल, ठीक है। और 7 ही है आपके, ये क्या बोलते हैं इनको? आदि। द्वीप, द्वीप, ठीक है। 7 ही है द्वीप। और इनके अलावा 7 है समंदर, ठीक है। तो वो गाना नहीं है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो महर्षि गोरक्षनाथ जी को पहले ही पता था, बोला 7 समंदर पार आएगी, 7 समंदर पहले ही पता था इनको। ये कलयुग को पहले से ही जान रहे थे, ठीक है। तो और क्या साथ होता है?
और भी कुछ साथ होता है यार, जल्दी जल्दी बता दो। हम्म। पाताल, पाताल तो लिख दिया ना, पाताल लिख दिया, द्वीप लिख दिया, समुद्र लिख दिया। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी आज की इस कक्षा में। तो जवाब ना दे रहे योग वाले, कहाँ हैं भाई? मैं कमेंट देख रहा हूँ, कोई ढंग का कमेंट ना दे रहे। हमें मतलब समझ में ही नहीं आ रहा आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे। हम्म। सप्तऋषि। 9 चक्कर हो गए, 5 आकाश होते हैं वैसे। अष्टांग योग की बात करी ही गई है। आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, पाताल हो गए, द्वीप हो गए, समुद्र हो गए, पर्वत होते हैं वैसे, नदियां भी होती हैं। पर्वत 8 होते हैं, नदियां 9 होती हैं, तो लो नदियां डाल देते हैं वैसे यहाँ पे। ठीक। इनके अलावा भी कुछ हैं। कुंडलिनी के प्रकार भी होते हैं, कुंडलिनी के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए। योग की सिद्धियां कब मिलती हैं, कितने साल में मिलती हैं, ये सारी बातें आपको नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ गए 7 स्टार, 7 नदियां, 7 नक्षत्र, 22 ब्राह्मण हैं, 12 ऋषि, 9 ग्रह, 15 तिथियां, 7 फेरे, 7 द्वीप, पाताल समुद्र, ये तो हो गया। चलो भाई, ठीक है, सबके आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषि, स्वत ऋषि, क्या बात है। बस कुछ कह नहीं सकते हम, बहुत बढ़िया जवाब आप सबका है। तो चलिए हम इसको याद रखने का फार्मूला कुछ बता दें। तो भैया देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि योगी है गोरक्षनाथ जी, तो योगी पहले क्या करता है? योगी सबसे पहले करता है भाई आसन, आसन के बाद करता है प्राणायाम, और आसन और प्राणायाम के बाद वो समंदर में बैठ के चक्कर का ध्यान करता है। ठीक है। आसन प्राणायाम के बाद समंदर में बैठ के चक्रों का ध्यान करता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक। हाँ, तो ये हो गया फार्मूला याद करने का। और बाकी आपको ट्रिक चाहिए तो देख लो भाई, 3 इनको ऑर्डर में भी कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो एक ऑर्डर तो याद हो गया, आसन प्राणायाम करके समुद्र में चक्रों का ध्यान, ये ऑर्डर याद हो गया। नंबरों का ध्यान कैसे करेंगे, नंबरों का ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? तो देखो, 3 आसन तो आपको याद ही है, ठीक है। 3 के बाद 4 होते हैं प्राणायाम, और 3 और 4 कितने होते हैं भाई? 7। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। और 7 और 9 कितने होते हैं? 16। 7 और 9 कितने होते हैं? 16। याद रहेगा, वेरी गुड, सबको याद रहना चाहिए। अगली बात, भाई वो सिद्धि विद्धि की बात कर रहा था, तो बोला योगी कितने टाइम में सिद्धि ले लेगा, ये और बता दो, बस आखिरी क्वेश्चन। ये बता दिया तो समझ लो काम बन गया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पेपर 1 में कम स्कोर की वजह से हर बार चूक जाते हैं? तो आइए मेरे साथ जानिए वो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ले जाएंगी मंजिल तक। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश, और मैंने लगातार योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में किया है नेट जेआरएफ, और वो भी तीनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकते हैं। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ पेपर 1 की हर एक यूनिट डिटेल्स में, वो भी लाइव। और मुझे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। 12 साल में, बिल्कुल ठीक बात, 12 साल में, 3 साल में नहीं साक्षी कसेरा जी। 3 साल में सिद्धि मिल जाती तो फिर सारी दुनिया ले लेती। 3 साल तो कोई भी हठ योग कर सकता है, 12 साल करो तो पता लगे, ठीक है। हाँ, डिपेंड ऑन योग, वो बात भी ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन 12 साल तो कम से कम चाहिए सारे नियमों का पालन करने के बावजूद, ठीक है। हाँ, तो साक्षी जी ध्यान दो, दिन में 4 बार क्या है। तो और अगली बात,
और अगली बात यह है कि 12 साल में तो मिलेगा। आप और ये और बता दो कि शिव संहिता में जो आसन है और इसमें जो आसन है, तो कितने आसन मैच करते हैं, दोनों में कॉमन कितने हैं? एक में 3 है, एक में 4 है, कॉमन कितने हैं? कॉमन कितना हाई? तुरंत बताइए। देखिए वैरायटी कितनी आ रही है। प्रियांशी 2, साक्षी कसेरा 3, सतीश जी 4, 4 मिला दिए, एक में तो 3 ही है, चौथा कहाँ से आ जाएगा? 2 3 2 3, इतना कंफ्यूजन मत रखो भाई, मुझे तो आज ही ज्ञान की प्राप्ति हो रही। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान की प्राप्ति आज ही होगी। तो 3 तो कॉमन होते हैं, जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन है वो सेम टू सेम आपके शिव संहिता में भी है, बस एक आसन ऐड हो जाता है। कौन सा ऐड हो जाता है बता दो, उसके बाद फिर हम पेपर 1 पे बढ़ते हैं। हमारा काम ना है तुम्हें पेपर 2 पढ़ाना फिलहाल, ठीक। और नदियां भी 9 होती हैं भाई साहब, 9। पर्वत 8 होते हैं, ये सब तो हमने बता ही दिया। चलिए, उपदेश, उपदेश है 7। ठीक है, मेरे को वो उस समय याद नहीं आ रहा था ना, अब दिमाग में आ गया अचानक से। उपदेश कितने हैं इसमें? 7 है। भद्रासन, उग्रासन, दोनों में तो कितना भेद है, एक भद्रासन कह रही, एक उग्रासन कह रही, दोनों सोच लो, लड़ाई कर लो आपस में, डिसाइड करके बता देना मेरे को कौन सा आसन है, वही मान लेंगे, जो जीतेगा उसका मान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा हाइपोथेसिस। चलिए, रिसर्च आज खत्म होने वाली है, तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे भाई साहब? हम हाइपोथेसिस पढ़ी थी हमने, और दिन में आप लोगों ने रिसर्च के स्टेप्स पढ़ लिए थे। तो हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस होती क्या है पहले तो हम आपको हिंदी में बता दे रहे हैं। ये होती है परिकल्पना, और इसके बारे में हम कल की क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई साहब परिकल्पना क्या होती है। जो हम पहले मान के चलते हैं ना रिसर्च में, भाई साहब इसका रिजल्ट ये हो सकता है टेंटेटिवली, उसको कहते हैं परिकल्पना। somebody wants to enter the class? no? ओके, चलिए। तो परिकल्पना की बात आपको समझ में आ गई, हाइपोथेसिस होता है। उसके बाद में हाइपोथेसिस के टाइप आपने पढ़ लिए थे। एक होता है नल हाइपोथेसिस, जिसमें भैया एक दूसरे पे कोई असर ना होता, बोला कपालभाती करने से कुछ ना हो, तो ये हो गई नल हाइपोथेसिस। कुछ होता है उसको कहते हैं भैया अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ए से डिनोट कर देते हैं, और एच साथ में लगता ही है इनके, जैसे हाइपोथेसिस नल वाली का 0, अल्टरनेट वाली का HA। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो हम्म हाइपोथेसिस की बात हो गई, ठीक है। अब हाइपोथेसिस के नाम पे हमने आपको 2 चीजें बताई थी कि भैया एरर हो सकते हैं टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 एरर पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि हाइपोथेसिस को हम टेस्ट भी करते हैं भाई। हम जो परिकल्पना लेके चलें, क्या पता वो सही है गलत है क्या है, वो तो पता तो करोगे। कैसे पता करोगे? पता करने के लिए हमारे पास होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पता करने के लिए क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं भाई, टेस्ट लेते हैं, सब हर चीज का टेस्ट लेते हैं सही गलत पता करने के लिए। तो हाइपोथेसिस का टेस्ट लेंगे, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए हम फिर कुछ टूल्स यूज करते हैं। बताओ भाई कैसे टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास बतेरे टूल होते हैं। टूल का मतलब होता है औजार, औजार का मतलब होता है कि काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा औजार यूज करें? काई स्क्वायर टेस्ट। और भी बतेरे टेस्ट होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स टी टेस्ट। स्टूडेंट्स माने बालकों का, बालकों का कौन सा? टी टेस्ट। टी आता है हमेशा छोटा, ठीक है। स्टूडेंट टी टेस्ट। टी टेस्ट के बाद में एक और टेस्ट हो गया है, एफ टेस्ट हो गया है। एफ होता है कैपिटल, ठीक है। एफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, और भी बतेरे टेस्ट होते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर, ठीक है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि ये 3 टेस्ट अगर आपको एग्जाम में कहीं भी दिखाई दे जाए, तो पूछेगा भाई साहब ये टेस्ट क्या काम आते हैं। तो आपने क्या बताना है? हाइपोथेसिस टेस्ट करने के काम आते हैं। These are used for hypothesis testing, whether the hypothesis that we took in the research that is true or not. ठीक, हाँ। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तुरंत बता दो कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि टाइप 1 टाइप 2, तो ये होते हैं एरर। क्या होते हैं भाई? एरर। एरर का मतलब होता है गलती है जा। अब आदमी है तो आदमी चाहे तो गलती है ही जा, ठीक है। तो
मशीन तो जल्दी सी गड़बड़ ना करे, लेकिन आदमी तो गलतियों का पुतला हो, तो आदमी तो गलती हो जा। तो टाइप 1 की भी गलती हो उसका, टाइप 2 की भी गलती हो उसका, दो टाइप की गलती हो गए। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। एनोवा, हाँ एनोवा, रेम एनोवा, ठीक है, लेकिन एनोवा वेनोवा ये सब चलो, ये स्टैटिस्टिक्स ना पढ़ रहे हम, बस फिलहाल इन्हीं बातों पर चल रहे। तो टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, दीदी जी ने दिन में भी बताया होगा, वो SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, ऐसा इसको बोलते हैं। इसके फुल फॉर्म आ सकती है, लिख लेना, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, ठीक है। पहले इसका पता नहीं स्टैटिस्टिकल पैकेज सोशल सर्विसेज, पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे था, है फुल फॉर्म, बाद में चेंज हो गया, फिर ये IBM ने इसको खरीद लिया था। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, आजकल इसका वर्जन 25 चल रहा है, मुझे लगता है इस 26 भी आ गया होगा मार्केट में, तो चेक कर लेना, ठीक है, कोई बात ना। अब बात कर रहे हैं टाइप 1 एरर की और टाइप 2 एरर की। तो गलती कौन कौन सी हो उसके, अगर तो आपने हाइपोथेसिस थी ट्रू, हाइपोथेसिस आपकी थी ट्रू, क्या थी भाई, हाइपोथेसिस ट्रू, हाइपोथेसिस आपकी नल हाइपोथेसिस क्या थी भाई, ट्रू थी। ट्रू होने के बाद आपने इसको कर दिया रिजेक्ट, ठीक, गलती से, गलती तो है ये, एरर इसी को कहते हैं, गलती से आपने कर दिया रिजेक्ट, तो ये क्या होती है, टाइप 1, माने सही चीज को आपने कर दिया रिजेक्ट गलती से, ठीक है। हाँ, तो इसको कहते हैं टाइप 1 एरर, ठीक। अब होता है एक टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर में होता है कि भैया आपकी हाइपोथेसिस थी गलत, जिसको कहते हैं फॉल्स, और फॉल्स को आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट, ठीक है, फॉल्स को कर लिया एक्सेप्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसी सी बात है कि भैया आप, शादी हो रही थी, शादी करने गए और दुल्हन गलत बिठा ली, ठीक, फॉल्स को कर लिया एक्सेप्ट, फेरे लिए किसी और के साथ में और गड्डी में बिठा लाए किसी और को, ठीक है, तो फॉल्स को लेते आए। तो ये बात है। अब तुम ये बताओ हमें साफ साफ शब्दों में, कि टाइप 1 ज्यादा खतरनाक है कि टाइप 2 ज्यादा खतरनाक टू। है? देखो, सतीश तो कह रहा है कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अपने वाली छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी आ जाए तो भी कोई दिक्कत ना है। बाकी सारी महिलाएं बिल्कुल ठीक जवाब दे रही हैं भाई, टाइप 2 एरर बड़ा खतरनाक होता है, गलत चीज को साथ में ले लिया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सही छूट गई कोई बात नहीं है, लेकिन गलत साथ में आ गई तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही, याद रहेगा। अब टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, और इससे क्वेश्चन पक्का आता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% आएगा, कहीं भी नोट कर लेना, ठीक। योग में आ जाए तो योग में, कॉमर्स में आ जाए तो कॉमर्स में, किसी ना किसी एक पेपर में तो टाइप 1 टाइप 2 एरर पक्का आना है, पेपर 1 में आना ही आना है, ठीक है। हम्म, तो बात समझ में आ गई, टाइप 1 टाइप 2, बस इतना बतेरा, ठीक। तो हाइपोथेसिस की बात यहाँ होती है खत्म, डिलीट कर दूं, मिटा दूं, फोटो ले लो, ठीक है। तो समझ में आ गई, सबको याद हो गया। अब भूलना मत और कंफ्यूज मत होना, वहां पे कभी भी कंफ्यूज मत होना, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं टाइप 1 और टाइप 2 को लेकर के, तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपका तो कंफ्यूजन दूर ही हो जाएगा, हमने एग्जांपल ही ऐसा दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज। नॉर्मली आप किसी से भी मिलते हो, बाकी एस्पिरेंट से मिलते हो, एक एक कर लिया करो, कोई दूसरी कोचिंग में कुछ ले रहा हो ना, तो उनके साथ में थोड़ा सा ज्ञान चर्चा कर लिया करो अपनी नॉलेज झाड़ने के लिए। ठीक है, तो उनसे जरा पूछ लिया करो, उनसे ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया करो, बोलो टाइप 1 टाइप 2 एरर कौन सा होता है, या अपनी ओर से दे दो, बोलो कि हाइपोथेसिस आपकी गलत थी और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये टाइप 1 एरर है कि टाइप 2 एरर है, ऐसे पूछ लिया करो, है ना। ज्ञान चर्चा करने से आपका भी पक्का हो जाएगा और दूसरे का भी पता चल जाएगा भाई साहब वो कैसा पढ़ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो गई, एरर्स की बात हो गई, एक चीज है शोध गंगा और शोध गंगोत्री। तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, नाम ही ऐसे हिंदी वाले हैं ना। शोध गंगा, देख लो मेरी हिंदी की राइटिंग भी ठीक है। शोध गंगा, और दूसरा होता है भैया शोध गंगोत्री। तो ये जब से मोदी जी आए हैं ना, ये ऐसे ही नाम लेकर के आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे नाम, मतलब इंडियन अपने ट्रेडिशन कल्चरल नेम, और वो फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे इस नाम से कोई कार्य होता है तो दिल को बड़ी शांति सी होती है, सुकून सा मिलता है। आज भी मोदी जी ने ना वो आर्य समाज के, क्योंकि 100-150 वर्ष कंप्लीट हो गए, 150 वर्ष आर्य समाज के कंप्लीट हो गए स्थापना के, और 200 वर्ष कंप्लीट हो गए महर्षि दयानंद जी की जयंती के। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव था। और इस उत्सव पे फिर मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, बहुत बड़ी रखी थी, वो कौन सा, इंदिरा गांधी स्टेडियम में रखी थी आई थिंक। और बहुत अच्छा लेक्चर दिया। और अगले 2 साल तक उन्होंने कहा कि अगले 2 साल तक हम इस जयंती को मनाएंगे, कुछ ना कुछ इवेंट्स महर्षि दयानंद के नाम पे चलते रहेंगे। और इसी से मुझे याद आया कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, पाली में, महेंद्रगढ़ में, उसमें एक महर्षि दयानंद चेयर करके भी उन्होंने एक, मतलब अपना वो बना करके रखा है, कमेटी बना करके, जो उसका काम करेगी, है ना। चेयर का मतलब होता है कि वहां पे एक डेजिग्नेटेड, मतलब कोई बैठा दिया आदमी, वो इस प्रमोशन का काम करेगा। ठीक, चलिए। तो बात हो रही है शोध गंगा की और शोध गंगोत्री की। तो ये क्या होता है भाई, शोध देखो, देखने से ही समझ में आ रहा है। शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च। वेद ऋषि भाई ध्यान दे लो, शोध का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च यहाँ भी है, रिसर्च यहाँ भी है। ये है गंगा, गंगा होती है बड़ी। ठीक, और ये है भाई गंगोत्री, गंगोत्री थोड़ी छोटी है। ठीक है, बात सही है कि नहीं है? हाँ, इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो अब देखो, शोध गंगा में होते हैं जितने भी बालकों ने थीसिस डिजर्टेशन दे दिए। ठीक है, डिजर्टेशन और थीसिस, वो सारे के सारे, जान माने जो भी रिसर्च कार्य आपने अपनी यूनिवर्सिटी में किया, तो उन सब का ये क्या है, एक पोर्टल बना दिया, ऑनलाइन पोर्टल बना दिया। ठीक है, शोध गंगा शोध गंगोत्री, ये पोर्टल बना दिया। और इसको मेंटेन कौन कर रहा है, इनफ्लिब नेट। कौन मेंटेन कर रहा है, इनफ्लिब नेट। इनफ्लिब नेट। इनफ्लिब नेट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए नोट कर लेना। ठीक है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तीन 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 टुकड़ों में तोड़ लेना इसको। INF यानी कि इंफॉर्मेशन, LIB यानी कि लाइब्रेरी, नेट माने नेटवर्क। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसको मेंटेन कर रहा है, इस पोर्टल को, जिसपे शोध गंगा और शोध गंगोत्री है। अब शोध गंगा में क्या है भाई, जितने भी रिसर्च के काम हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हो गए, जिन बालकों ने अपनी थीसिस जमा करा दी, PhD की दे दी, डिजर्टेशन दे दिया, तो वो सारी डेटा कहाँ पे अपलोड होगा, शोध गंगा पे। तो शोध गंगोत्री में क्या होगा, ये छोटी है, छोटी का मतलब है कि भैया सिनोप्सिस। तो बताओ, गंगा जी से पहले ही आती होगी गंगोत्री, है ना। मतलब गंगोत्री पहले आती है, फिर गंगा बन जाती है ना। तो गंगोत्री का मतलब है कि ये थीसिस और डिसर्टेशन से पहले क्या आता है, सिनोप्सिस आता है, कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं सिनोप्सिस। ठीक है, तो सिनोप्सिस अपलोड होती है भाई, कौन किस काम पे रिसर्च कर रहा है, तो एक डेटाबेस तैयार हो गया, उस डेटाबेस को कहते हैं शोध गंगोत्री। ठीक है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में कोई काम कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कौन किस चीज पे काम कर रहा है। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी का डाटा तो वहां पर अभी फिलहाल ना मिले, लेकिन आने वाले समय में मिल जाएगा। तो उससे फायदा ये रहता है लोगों को, कि आपको पता रहता है कि किस विषय विषय पे काम हो चुका है, किस पे हो रहा है, तो मेरे को कौन से विषय पे करना है। क्योंकि आपकी रिसर्च जो है ना, नई होनी चाहिए, न्यू थोड़ी है कि सारे ले मंड गए एक काम पे। ठीक है, हाँ, तो यो शोधाना चाहता है। हम्म, तो बात समझ में आ गई होगी। ओके, लेट अस मूव ऑन। शोध गंगा शोध गंगोत्री इनफ्लिबनेट, तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लेना, चाहे आईसीटी में आए, चाहे यहाँ पे आए, कहीं से भी आ सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, और ये बातें आपको दीदी जी ने दिन में बता भी थी, तो मैं नोट गोना रिपीट अगेन। अब आ जाते हैं रिसर्च एथिक्स पे। दिस इज द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, रिसर्च एथिक्स। भैया रिसर्च एथिक्स इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर व्हाट, एथिक्स होता क्या है, एथिक्स होते हैं आपके मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, आपके नैतिक शिक्षा के सारे गुण, और आपके मतलब करेक्टर, और सारी चीजें, मतलब सब मिला लो इसमें, है ना। आपके वैल्यूज, वैल्यूज समझ गए, मॉरल्स, हाँ। तो वो सब क्या होते हैं,
एथिक्स। और रिसर्च के एथिक्स का मतलब है कि रिसर्च में प्रयोग करने जाने वाले, रिसर्च में फॉलो करने जाने वाले वो प्रिंसिपल्स, वो मॉरल्स, वो वैल्यूज जो हर एक रिसर्चर फॉलो करता है, पब्लिशर फॉलो करता है, गाइड फॉलो करता है, सुपरवाइजर फॉलो करता है, को सुपरवाइजर फॉलो करता है, रिसर्च में पार्टिसिपेंट फॉलो करता है, सबको फॉलो करने होते हैं ऐसे गाइड, ऐसी गाइडलाइंस को क्या बोलते हैं? रिसर्च एथिक्स। तो दीज आर द गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, मोरल्स, सब कुछ। ठीक, बात समझ में आ गई? कहने का मतलब जो भी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें हैं वो सारी क्या है? रिसर्च की एथिक्स है। अभी बता देता हूँ क्या है वो अच्छी अच्छी बातें। तो बाकी सबको सुनाई दे रहा है? राइटिंग का नंबर मिलेगा क्या? ना भाई, राइटिंग का कोई नंबर ना है। पक्का तांत्रिक है मोदी भगत। तो मोदी के भगत तो ठीक है भाई, तू कांग्रेसी आ गया बीच में। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम कोई मोदी भगत वाली बात ना है, हम तो बस अच्छे के सपोर्ट में रहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। सबको सुनाई दे रहा है तो ठीक है। रिसर्च एथिक्स क्या है? प्रिंसिप, दीज आर द प्रिंसिपल गाइडलाइंस टू अपहोल्ड थिंग्स दैट वी वैल्यू। खत्म बात। अगली बात है कि लॉ और एथिक्स में थोड़ा सा अंतर होता है, ये बात तो सबको पता ही होनी चाहिए। लॉ वर्सेस एथिक्स। देखो, लॉ क्या होता है? कानून होता है। इसने तो ये भाई लीगल होता है, इसको अगर तोड़ोगे तो पाछे पे लग जाएंगे डंडे। ठीक है, लॉ नहीं तोड़ सकते आप, कानून को नहीं तोड़ सकते। लेकिन एथिक्स जो होते हैं ना, ये होते हैं भीतर की चीज, इसको कहते हैं थोड़ा सा इनफॉर्मल। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं। माने आपके आंतरिक जो रूल रेगुलेशन होते हैं ना, वो होते हैं ये भैया, आप फॉलो करो तो बहुत बढ़िया। जैसे सत्य बोलना, सत्य बोलोगे तो बढ़िया रहोगे। तो ये आपके ऊपर है ना, आप बोलो तो बोलो, ना बोलो तो ना बोलो। ठीक है, इसमें कोई किसी की कोई दोष वाली बात ना है। लेकिन लो कानून अलग चीज हो गई, ये दंडनीय अपराध होते हैं, ये प्रोटेक्शन मिली होती है इसको हमारे संविधान से, पार्लियामेंट से, इधर से उधर से, कहीं ना कहीं से, पुलिस सिस्टम से, आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, कुछ ना कुछ इस पर लग जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, हालांकि कंट्रोल करने की चीजें होती हैं यहाँ पर भी। एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है, आईईसी उसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। वो कमेटी क्या करती है? आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में एथिक्स को लेकर के काम करती है। यदि एथिक्स में कहीं कोई दिक्कत आती है, गड़बड़ आती है, कोई रिसर्चर एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो उस पर एक्शन लेने के लिए क्या होता है? आईईसी होता है, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी। याद रहेगा, लिख लेना, नोट कर लेना, ध्यान कर लेना। ठीक है, और ये एथिक्स अपने क्या होते हैं? थोड़ा इनफॉर्मल होते हैं, पर्सनल लेवल की बात होती है। ऐसे ही चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं? तो एथिक्स फॉलो करने के क्या बेनिफिट है भैया? अच्छे काम करोगे तो क्या बेनिफिट रहते हैं, अभी देख लो। बेनिफिट्स ये है कि एरर नहीं आएंगे, एरर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने क्या किया? उसमें झूठा डेटा दे दिया है, तो वो एथिक्स के विरुद्ध हो गया ना, आपकी मोरल वैल्यूज के, रिसर्चर का जो धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है, उसके विरुद्ध हो गया ना। तो फिर इसमें एरर आएगा कि नहीं? रिसर्च में एरर आएगा, बताओ। हाँ, और एथिक्स फॉलो कर देखो तो एरर नहीं आएगा। तो ये बात हो गई, ये ध्यान रखनी चाहिए। और क्या है? ऑथेंटिक। आप जितना अपनी रिसर्च में एथिक्स फॉलो करेंगे, उतनी ही आपकी रिसर्च क्या होगी? ऑथेंटिक होगी, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे। अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सपोर्ट आपको मिल जाएगा, है ना। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? कि जिम्मेदार आप अपनी कर्तव्य के प्रति, आप अपने काम के प्रति, जो भी रिसर्च कर रहे हो उसके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आप जिम्मेदार होते हो कि हाँ भैया, ये काम मैंने किया है, मेरी गाइडलाइंस में। जैसे रिसर्चर के ऊपर जो सुपरवाइजर हो, उसकी गाइडलाइंस में काम हुआ है, मैंने ये काम किया है। आप एक जिम्मेदार, जिम्मेदारी के साथ में कार्य करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं। तो ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ता है, ये सारी बातें आपको पता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी तो बढ़ता है ना, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक रिसर्च करते हैं। जैसे हमारे भी नॉन में कई लोग हैं जो अच्छे टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, पूरे एथिकल गाइडलाइंस के साथ में फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि घर पे बैठ के झूठे फैब्रिकेशन सब कुछ बना रहे हैं, वहीं पे बैठ के थीसिस बना रहे हैं, वहीं पे बैठ के सारी रिसर्च कर रहे हैं कमरे में बंद। तो एक हम उनको भी जानते हैं, और दूसरा हम उनको भी जानते हैं जो फील्ड में जाकर के सच में काम कर रहा है, सच में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हमारी आंखों के सामने काम हो रहा है। तो बताओ, ट्रस्ट बढ़ रहा है कि नहीं? म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये बात है।
फेयरनेस है कि नहीं उसके काम में, है ना, ये बात होगी। अब आती है बात अगली अप्रोच की, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात है। अगली बात है भाई साहब अप्रोचेस। तो चलिए अप्रोचेस हम दोबारा से एक नए उसमें बना लेते हैं, है ना, साफ करके अच्छे से अप्रोचेस पढ़ा देते हैं आपको। रिसर्च के 3 अप्रोच होते हैं एथिक्स के, डियोंटोलॉजिकल, एथिकल, स्पेक्टिसिज्म, यूटिलिटेरियन। ओके, एथिकल स्पेक्टिसिज्म में था अपना वन सोन कल्चर, ठीक है। चलिए तो अप्रोचेस, बहन जी वो कर लीजिए आप। हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं भैया अप्रोचेस टू एथिक्स, ठीक है। हम रिसर्च में एथिक्स जो होता है, रिसर्च एथिक्स, तो रिसर्च एथिक्स के अप्रोच होते हैं भैया, 3 अप्रोच होते हैं। 3 अप्रोच, पहला कौन सा है, डियोंटोलॉजिकल। कौन सा है भाई, डियोंटोलॉजिकल। दीदी जी वीडियो बना लीजिए इसका, अरे किसी से बना लो, अपने ही फोन से बना लो, का आएगा, ठीक है, सो दैट सबको पता लग जाए। तो अप्रोच होती है 3, पहला है डियोंटोलॉजिकल, दूसरा है एथिकल स्पेक्टिसिज्म, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, एथिकल स्पेक्टिसिज्म अप्रोच। नाम सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, नहीं, स्पेक्टिसिज्म भैया क्या ही बता दिया, है ना। तीसरा है यूटिलिटेरियन, हाँ बता देते हैं, बता देंगे, यूटिलिटेरियन अप्रोच, ठीक है भाई। ओके, हम फिर से बता देते हैं हमें कौन सा जोर पड़ रहा है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस टू एथिक्स। एथिक्स के कौन कौन से अप्रोच हैं, एथिक्स को फॉलो करने के लिए कौन कौन सी प्रथाएं चल रही हैं। तो 3 टाइप की मान्यताएं हैं। पहला है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा है आपका एथिकल स्पेक्टिसिज्म अप्रोच, और तीसरा है आपका यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, यूटिलिटेरियन अप्रोच, ठीक है। तो तीनों अप्रोचेज में क्या अंतर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एथिक्स क्या होता है, हमने पढ़ लिया है कि एथिक्स जो है मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, एथिकल, अरे रहने ही दो, आप तो रहने ही दो। चलिए, वो एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग वो फेल हो गई, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ डियोंटोलॉजिकल अप्रोच कौन सी होती है। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच वाले ना कहते हैं कि भाई कुछ यूनिवर्सल गाइडलाइंस होती हैं। क्या होती हैं, कुछ यूनिवर्सल गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, सबको फॉलो करना चाहिए। ये लोग क्या कह रहे हैं कि एथिक्स की आप एक गाइडलाइंस बना दो, एक रूल बना दो, कुछ नियम बना दो एथिक्स के, और वो नियम पूरी दुनिया फॉलो करे। सब लोग क्या करें, एक जैसे एथिक्स को फॉलो करें, क्योंकि एथिक्स किसी के लिए अलग नहीं होने चाहिए। नेचुरल साइंस के एथिक्स अलग, इसके अलग, उसके अलग, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। जो चीज सत्य है, जो चीज बढ़िया है, अच्छी है, वो तो यूनिवर्सल है ना, वो तो सबको फॉलो करनी चाहिए। बात समझ में आई। तो ऐसी अप्रोच को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गाइडलाइंस वाली को डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। फिर से रिपीट कर दें, ओके चलिए 1 2 3 गो। चलिए, तो अप्रोचेस टू एथिक्स हम पढ़ रहे हैं। एथिक्स हमें पता है कि एथिक्स क्या होती है, मॉरल वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और हमारे मोरल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, किसमें, रिसर्च के दौरान फॉलो करते हैं। तो रिसर्च एथिक्स हम पढ़ रहे हैं, रिसर्च एथिक्स के अप्रोचेस। तो 3 टाइप की मान्यताएं इसमें है। पहला है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच कौन सी होती है, जिसमें जो ये कहता है कि भाई कुछ यूनिवर्सल गाइडलाइंस होती हैं जो सबको फॉलो करनी पड़ती हैं, चाहे कोई कैसी भी रिसर्च कर रहा हो, सोशल साइंसेज की कर रहा हो, नेचुरल साइंसेज की कर रहा हो, छोटी रिसर्च कर रहा हो, बड़े लेवल की रिसर्च कर रहा हो, किसी प्रोजेक्ट में काम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ यूनिवर्सल गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है, वो तो सबके लिए समान है, तो सबके लिए यूनिवर्सल गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए। ऐसी बात कहने वाले कौन से हैं, डियोंटोलॉजिकल। उसके बाद आता है एथिकल स्पेक्टिसिज्म अप्रोच। एथिकल स्पेक्टिसिज्म में क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये ना सबका अपना ओन कल्चर होता है, हर व्यक्ति का, हर रिसर्चर का, हर एक इंस्टीट्यूट का, भाई हर
जगह काल और परिस्थिति के अनुसार सबका क्या है, एक अलग सेटअप होता है और उसके अनुसार ही डिसाइड होना चाहिए कि एथिक्स क्या हो सकता है इंडिया के एथिक्स यूएस में फॉलो ना हो, क्योंकि सबकी मॉरल वैल्यूज अलग है, सबका अप्रोच अलग है, सबकी सोच अलग है, सारे इंस्टीट्यूशंस की जो धारणाएं हैं, जो बेस लेकर के वो चल रहे हैं, उद्देश्य जो है उनका, वो सबका क्या है, सबका उद्देश्य क्या है, अलग है। तो जब सबका कल्चर अलग है तो कल्चर के हिसाब से ही डिसाइड होना चाहिए क्या, एथिक्स। ठीक है, क्या एथिक्स फॉलो करेंगे वो किसके हिसाब से हो, कल्चर के हिसाब से हो। लाइक फॉर एग्जांपल किसी हिंदू कंट्री में जो रूल्स फॉलो होते हैं वो एक मुस्लिम कंट्री में नहीं हो सकते, या अरब के जो मुस्लिम कंट्रीज में फॉलो हो रहे हैं वो इंडिया में उनको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए सबका क्या होना चाहिए, एथिकल अप्रोच जो है वो, डिफरेंट एथिक्स जो है वो अलग होने चाहिए, यूनिवर्सल एथिक्स नहीं हो सकते। ये बात कर रहे हैं कौन, एथिकल स्पेक्टिसिज्म वाले। अब आता है यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि भाई आप यूटिलिटी देखो। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूज। यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूज। ये कह रहे हैं कि आप पहले यूज देखो कि आप जो एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जो रिसर्च है, आपकी रिसर्च में उसके बेनिफिट्स कितने हैं, बेनिफिट्स कितने हैं, और उसकी रिस्क कितने हैं उसमें। अगर तो बेनिफिट्स ज्यादा हैं रिस्क से, ठीक है, अगर तो बेनिफिट्स ज्यादा हैं रिस्क से, तो आपकी रिसर्च क्या है, एथिकल है। और अगर भैया रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट कम है, इसका मतलब आपकी रिसर्च क्या है, अनएथिकल है। कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने कोविड की कोई वैक्सीन बनाई है और वो वैक्सीन 10 में से 8 लोगों पे सफल हो गई, ठीक, तो वो कह रहा है कि इतना बेनिफिट ज्यादा हो गए, रिस्क कम हो गया, 2 लोगों पे तो नहीं सफल हो पाई लेकिन 8 पे हो गई, तो इसका मतलब आपकी रिसर्च जो है एथिकल है। 10 में से मान लो कोई डोज देने से 2 लोग मर गए लेकिन 8 लोग बच गए तो इमरजेंसी में, तो वो ये कह रहा है कि फिर आपकी एथिकल जो है ना वो ठीक है, क्योंकि 8 लोगों को उसने बचा लिया, नहीं तो 10 के 10 जाते। ठीक है, तो 8 बच गए, तो इसका मतलब बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, आप इसको अपना सकते हैं, आपकी रिसर्च क्या है, एथिकल है। तो तीनों में अंतर समझ में आया। एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, यूनिवर्सल गाइडलाइन सबके लिए कहता है कि सब समान है और गाइडलाइंस को सबने फॉलो करना चाहिए, कोई भी कैसी भी रिसर्च हो फॉलो करिए, बस एक ही सेट को फॉलो करिए। दूसरा बोलता है कि ये तो भाई डिपेंड करता है, कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है कि आपकी एथिक्स क्या हो। तीसरा क्या कहता है कि आप बेनिफिट्स और कॉस्ट को और इसको क्या कहते हैं, रिस्क को कंपेयर करके देख लीजिए। अगर तो रिस्क है तो इसका मतलब आपकी जो रिसर्च है वो क्या है, अनएथिकल है, और यदि वो उसके बेनिफिट ज्यादा हैं तो फिर वो क्या है, सही है, एथिकल है। तो ये कौन कहते हैं, यूटिलिटेरियन। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब यूज होता है, तो यूज के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं। सो दैट्स इट, दीज आर द 3 मेन अप्रोचेस ऑफ रिसर्च एथिक्स। डन, सबको क्लियर? किसी को कुछ समझ में ना आया तो बता दो। क्लियर क्लियर क्लियर। और कोई रह गया हो तो बता दो। अप्रोचेस, फोटो ले लिया इसका, तो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ले लीजिए, तब तक देख लेते हैं। हाँ, सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो इसमें हिंदी इंग्लिश का तो कोई चक्कर नहीं है ना भाई। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये बताओ कि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ इंग्लिश में तो कुछ पढ़ाता ही नहीं हूँ, इंग्लिश का तो बस नाम है, जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच, बस ये लिखाई तो इंग्लिश में है, हिंदी तो इसका सारा एक्सप्लेनेशन तो मैंने हिंदी में ही किया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ, या क्लासेस ऐसे चल रही है, हिंदी के नोट्स, हिंदी मीडियम, ये वो ज्यादा हाइप मत बनाओ हिंदी मीडियम का ना। तो सब कुछ तो हिंदी में ही चल रहा है, तो टेंशन ना लिया करो तो सी है। और पेपर में ना बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, देखो सुखद अनुभव होगा आपको ये मेरी बात सुनकर, कई लोगों को पता ही नहीं है कि पेपर में यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी लैंग्वेज आपने लिया है, तो वहां पर राइट कॉर्नर में ऊपर की ओर एक ऑप्शन देता है लैंग्वेज का, कि भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर लो। आपने हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा,
आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं उसी समय। हो सकता है आपको हिंदी में ना समझ में आए, परिकल्पना, चर है, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, ये क्या हो गया, क्या कौन क्या चल रहा है पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपने क्लास में वेरिएबल्स पढ़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, सर ने बताया था कि भैया डिपेंडेंट कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, तो यू नो दैट वेरी वेल। तो इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर गए राइट में, लैंग्वेज को तुरंत वहां से चेंज कर लीजिए, हिंदी से इंग्लिश पे आ जाइए, और इंग्लिश लैंग्वेज फिर आपको बड़े आराम से वो समझ में आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आप एनालाइज कर लेंगे, राइट। तो ठीक है, खुशी हुई जानकर, हाँ ठीक है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत ना है, ना लो, आगे बढ़ते हैं। हम्म तो ये तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि भाई आपको जो है यूटिलिटेरियन, हमने अप्रोच तीनों की तीनों कर ली है, बस बस। तो इफ बेनिफिट, ये बात भी खत्म हो गई। चलिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, या रिसर्च के कुछ प्रिंसिपल्स क्या हैं, रिसर्च में हम क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं एथिक्स में। तो एथिक्स में आता है सबसे पहले ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है कि आप ईमानदार रहेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक ईमानदार रहेंगे। जब से आपकी रिसर्च शुरू हुई है, जब से आपकी रिसर्च खत्म होगी, लास्ट तक आप ईमानदार रहेंगे, कहीं पे डेटा गलत नहीं डालेंगे, कहीं पे फैब्रिकेशन नहीं करेंगे, फाल्सिफिकेशन नहीं करेंगे, प्लेगरिज्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बताऊंगा क्या होती हैं, बहुत लोगों को नहीं पता कि फाल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो वो चीजें भी हम करेंगे, बात करेंगे। ऑनेस्टी आपकी होनी चाहिए, बात समझ में आई, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप कोई भी काम करते हैं, कल भी मैंने आपको समझाया था कि बायसनेस नहीं होना चाहिए आपका, है ना, किसी के प्रति भी। बायसनेस का मतलब है फेवर नहीं करना किसी को भी, पार्टिसिपेंट्स को जैसे चूज करने में कोई फेवर नहीं करना कि भैया मैं तो अपनी जानकारी के ही लोगों को लूंगा, बाकी लोगों को नहीं लूंगा, इसी मतलब क्षेत्र के लोगों को लूंगा। तो वो आपको जो आपके रिसर्च के सिनॉप्सिस में डिसाइडेड है उसको फॉलो करके आपने रखना है। उसके अलावा आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी यानी अपने उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखना है। अब फालतू की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं आप, आपकी इंफॉर्मेशन थी सिर्फ 4, ठीक है, आपने सामने वाले से इंटरव्यू में सिर्फ 4 बातें पूछनी थी, लेकिन आप 10 बातें पूछने लग गए, पर्सनल बातें पूछने लग गए, जो आपके रिसर्च से बाहर है उनको पता करने लग गए। तो क्या वो आपको करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना, है ना, बात समझ गए। तो ऑब्जेक्टिविटी को कहीं भी मिस नहीं करना। ऐसे ही आती है आपकी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपने अपनी जो ईमानदारी है उसको पक्के से बचा करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पैसे देके वो ले रहे हो, डेटा ले रहे हो, है ना, कोई टाइम नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप गए क्वेश्चन भरवाने, कोई भर नहीं रहा है, तो आपने क्या लोग दिया, अरे रुक जा, 2 मिनट रुक जा यार, तू 5 मिनट मेरे को ये समय दे दे, मैं तेरे को 50 रुपए दूंगा, मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, तू मेरा फॉर्म भर दे, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, ठीक है, गलत कोई भी चीजें नहीं करनी है। तो इसको कहते हैं आपकी इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी के बाद आता है केयरफुलनेस। केयरफुलनेस का मतलब है भाई साहब एरर नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई गलत अल्टरनेट मत लो, स्टैंडर्ड्स को हमेशा फॉलो करो, जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसी पे जाओ, जो स्टेप बाय स्टेप आपको कार्य करना है, रिसर्च करनी है, उसी को फॉलो करो, है ना। तो गलत चीजों का सहारा ना लेना, एरर लेस रखना, आपका मेजरमेंट कहीं गलत हो रहा है तो उसको आप ठीक करिए, आपकी मशीन गलत है उसको ठीक करिए, ठीक है। ये नहीं कि ठीक है हम ऐसे ही चलने दो काम, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में भी कई बार चीजें हो जाती हैं, वहां पे मशीनें खराब हैं, तो खराब मशीन से थोड़ी नापोगे। अब हाइट की मशीन खराब है या वेट की मशीन खराब है, उसमें 2 किलो ऊपर नीचे आ रहा है, आप चलाए जा रहे हो बस उसको, है ना, कि चलो ठीक है हमें क्या लेना देना है। तो हाँ, यस, ऐसा कौन करता है, कर देते हैं लोग यार, कर देते हैं। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओपननेस। ओपननेस का मतलब है कि आपके पास में जो डेटा है, जो नॉलेज है, उसको शेयर करिए बाकी लोगों के साथ में। ये मत सोचो कि सब मैं सारा ज्ञान मैं ही पी के बैठ जाऊं, है, निकल जाएगा, भाग दोगे भाई साहब पूरा ज्ञान फिर कहीं, ठीक है। तो पचाना है उसको, पचाने का मतलब है सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है, बांटोगे तो उतना बढ़ेगा, वर्धन होगा। विद्या क्या है वो, वेद ऋषि भाई जरा बताना वो, विद्या धनम, वो तो है, विद्या ददाति विनयम विद्या विनयात दयाति पात्रताम पात्रात धनम आपनोति, कुछ ऐसे करके है, तो ठीक है। तो कहने का मतलब विद्या धन ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ओपननेस होनी चाहिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको जहां कॉन्फिडेंशियलिटी का इश्यू नहीं है उसको आप ओपन रखिए, बाकी लोगों को भी बता करके रखिए, ताकि
समाज में आपकी वो बनी रहे, रेपुटेशन भी बनी रहे, और ओपननेस रखिए कि हाँ मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, उसको है ना छुपा करके नहीं रखना है। ठीक है, किसी द्वेष भावना से कोई कार्य नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्ट फॉर आईपीआर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। कहने का मतलब ये है कि आप किसी के भी पेटेंट्स को, कॉपीराइट्स को, आईपीआर को उनकी परमिशन के बिना कहीं पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो या तो ड्यू परमिशन ले लो सामने वाले से, तब आप यूज करो। जैसे साइकोलॉजी में बतेरे टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट किसी ने डेवलप किए होते हैं, डेवलप करने के बाद उन्होंने पेटेंट कराए होते हैं कि भैया ये मेरा कॉपीराइट है, मेरा पेटेंट है, मैं ये टेस्ट किसी को भी अगर यूज करना है तो मेरी परमिशन लेगा, मुझे पैसे देगा या नहीं देगा वो सेकेंडरी है। ठीक है, वो फिक्स करके रखता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। तो आप ऐसे टेस्ट को यूज कर रहे हो विदाउट परमिशन ऑफ दैट ओनर, फिर तो गलत हो जाएगा ना, दूसरे की प्रॉपर्टी है यार, सोचो। ठीक है, तो ये बात है। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ तो बोल दो बीच बीच में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब आपने जो भी सामने वाले को बोला है कि भैया मैं तेरी जो भी सूचना आप पर्सनल दे रहे हैं, व्यक्तिगत दे रहे हैं, सब्जेक्ट से आपने रिसर्च जिससे कर रहे हो, जिस पे कर रहे हो, तो वहां पर आपने जो भी अकाउंटेबिलिटी है, सीक्रेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, यूं नहीं कि आपने वो कंपनी को डेटा बेच दिया, लो भाई तुम अब अपने प्रोडक्ट इनको दे दो क्योंकि इनको ये बीमारी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो चलिए आगे है। ओके, सब लोग सुन रहे हैं, ठीक, वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबल, साक्षी का शिराजी ज्वाइंड, बीच में कहाँ चली गई थी भाई? है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन टू सर्व सोसाइटी, माने आपका जो भी पब्लिकेशन होगा वो समाज के प्रति सेवा के भाव से होना चाहिए, है ना। हम लोगों की सेवा करने जा रहे हैं इसलिए रिसर्च कर रहे हैं, उसमें ज्यादा अपना खुद का स्वार्थ ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्वार्थ अपना बस इतना ही होना चाहिए कि मैं काम करूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, बस। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्ट और कोलेबोरेशन, हाँ भाई दूसरों का, कोलीग्स के प्रति आप रिस्पेक्ट रखिए, आपके जो को रिसर्चर्स हैं उनके प्रति सम्मान रखिए, वो भी आपके स्टेटस के लोग हैं, और बाकी लोगों का भी। अब ये सब बातें तो नैतिक शिक्षा की हो गई, वही है, एथिक्स सेम ही तो है। चलिए, फिर है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सेक्स के आधार पे, रेस के आधार पे, जाति के आधार पे, बिल्कुल कतई कोई भेदभाव नहीं करना है ना। ये नहीं सोचना दूसरा ये कौन सी कम्युनिटी का है, कौन सी रेस का है, कौन सी कास्ट का है, कहाँ से आया है, कौन सी क्षेत्र का है। किसी भी आधार पर आपने किसी भी रिसर्चर के साथ में, फेलो के साथ में, अपने सब्जेक्ट के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक है, लिंग के आधार पे भी नहीं करना। ठीक है, मेल फीमेल ज्यादा वो अट्रैक्शन का चक्कर ना पालना। आगे बढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है भाई साहब सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर, माने आपकी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, तो समाज का ध्यान रखना है। समाज के साथ साथ स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है समाज की उन्नति में जो जो लोग सहायता कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो गई, है ना, उन सब का ध्यान रखना है। आप कोई भी रिसर्च ऐसी मत कीजिए जो के ही खिलाफ हो। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना है। तो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो गवर्नेंस को प्रमोट करे। आप पॉलिटिकल पार्टी के उसमें मत रखिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में कोई वो मत बनाओ, है ना। पार्टी एक अलग सिस्टम है, गवर्नमेंट अलग सिस्टम है। ठीक है, हाँ, पार्टी के लिए आपका व्यू जैसा भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के प्रति नहीं होना चाहिए। और रिसर्च में आपको हर जगह पर क्या है, बायसनेस से दूर रहना है, अपने पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज को तवज्जो नहीं देनी है वहां पे। ठीक है, ट्रू रिसर्च करनी है। तो सतीश यादव जी ध्यान दे लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। गाइडिंग रिसर्च, हाँ रिसर्च की जो भी गाइडलाइंस है सबको फॉलो करिए। अगला है कम्पिटिशन फॉर एड प्रोफेशनल एडवाइस, हाँ आप मतलब आप जो भी काम करेंगे तो उनमें प्रोफेशनल रहिए। जितना प्रोफेशनल रहेंगे उतना बढ़िया है, वो कॉम्पिटेंस बढ़ेगी, बाकी लोगों को भी आपसे शिक्षा मिलेगी कि देखो ये कितना एथिकल है, ये कितना सही चीजें फॉलो कर रहा है, तो हम भी प्रेरणा लें, हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। ठीक है, आपके जो आने वाले रिसर्चर्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में आपके बाद जो आएंगे, तो उनको भी आपसे तो मिलेगी प्रेरणा, है ना। हम अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं, तो वही बात है। इंश्योरिंग लीगलिटी, माने आपने कोई भी इलीगल काम ना करना। ठीक है, एनिमल केयर, भाई एक्सपेरिमेंट बतेरे होते हैं, लोग जान माल को कुछ समझते ही नहीं है, अपनी जान जान, चूहे की जान जान नहीं है, मेंढक की जान जान नहीं है, कुत्ते की जान जान नहीं है, मुर्गे की जान जान नहीं है, खा लेते हैं ऐसी काट पीट के, बेशरम कहीं के, नीच।
सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, सोच समझकर बताकर। ठीक है, तो जो लोग मांसाहार करते हैं, दूसरों की जिंदगी की भी इज्जत करना सीखो। जितनी कीमत तुम्हारी जान की है, इतनी ही कीमत उनकी जान की भी है। ठीक है, तो अंडे खाने से पहले, मुर्गा खाने से पहले, पोटी खाने से पहले 10 बार 1000 बार सोचना चाहिए कि उसमें भी कोई जान बसी है, जिसमें भगवान ने अरे हाँ, पोटी इसलिए बोल दिया, वो अंडे के बाहर लगा नहीं रहता कई बार थोड़ा स्मेल भी आती है ना, फिश खाते हैं लोग। ठीक है, मजबूरी में कहीं लोग खा रहे हैं, संस्कारवश खा रहे हैं, तो जो चीजें हैं, चलो मैं उन सब चीजों में नहीं पड़ता हूँ। बस सीधी सीधी बात मैं ये जानता हूँ कि सबकी जान की अपनी कीमत है, सब लाइफ है, एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। अपने अलावा आप बाकियों के बारे में भी सोचिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब अंडा मुर्गा सुअर खाते वक्त तो बन जाते हैं कि ठीक है, हमें तो यही मिल रहा है तो हम खा लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन भी चाहिए ना भाई, वो विटामिन B12 की कमी ना हो जाए शरीर में, है ना। ऐसी दलीलें दे करके वो उस लाइफ की तो करते हैं रिस्पेक्ट, और फिर जब किसी इंसान की जान के साथ कुछ हो जाए तो फिर कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, फिर वो मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने सबसे आगे खड़े हो जाते हैं कि हम लड़ेंगे। भाई सिर्फ इंसानों के लिए लड़ोगे क्या? बाकियों के लिए नहीं लड़ोगे? शायद ये पूरी पृथ्वी क्या इंसानों के लिए ही बनी है? चिड़िया, मोर, पक्षी इतने सारे हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर इतने सारे हैं, तेंदुआ शेर, क्या उनके लिए ये धरती नहीं है? क्या उनके लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? सब कुछ अपने लिए रखोगे क्या? ठीक है, तो ये सारे विचार कर लेने चाहिए, है ना। और खैर, जिस सीरीज से ये जीव गुजरते हैं, चाहे मुर्गा हो, अंडे देने के लिए कितने इंजेक्शन भयंकर लगाए जाते हैं उनका, फिर कहते हैं ये मशीन से बना अंडा है। अरे मशीन कुछ बना सके है के? मशीन से आदमी बनते हैं? मशीन से इंसान बनते हैं? बेबी बन सकता है मशीन से? कुछ नहीं बनता मशीन से। सब कुछ लाइफ से लाइफ बनती है, लाइफ से लाइफ बनती है। नॉन लिविंग से लिविंग कभी नहीं बन सकता, कभी, मतलब कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, तो मशीन से कभी कुछ नहीं बन सकता। हाँ, प्रोसेस्ड अनप्रोसेस्ड वो ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, बट अनफर्टिलाइज्ड भी तो ऐसे ही आ जाता है क्या? चलिए, तो केयर करें, एनिमल केयर का मतलब ध्यान रखना है, जैसे एनिमल्स की जान का भी पूरा पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। इसके थोड़े एग्जांपल बता देता हूँ मैं। एक दो केस हुए थे, जैसे नाजी डॉक्टर्स का एक केस था। जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स जो थे ना, वो अपना जो वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय, जो जर्मन के जो कंसंट्रेशन कैंप थे उनमें नाजी डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो दे एक्सपेरिमेंटेड की लाइक, चलो भाई हम, तो उन्होंने किया कि आईज के जो कलर होते हैं ना, वो देखना चाह रहे थे कि इनके कलर सेम डिफरेंट है, सेम है क्यों है ना, डिफरेंस किस वजह से होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, वो डोज ऐसी दे दी कि भाई दो टीनेजर्स की जो है उसमें मौत हो गई। ठीक, तो हालांकि वहां पे दो की ही मौत हुई। हालांकि दो जानें भी बहुत कीमती होती हैं, लेकिन हिस्ट्री में एग्जाम्पल देखो, आज तक बड़ी बड़ी किताबों में उस एग्जाम्पल को दिया जाता है कि दो लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद तो इतने बड़े बड़े कांड हो गए। ये तो विदेशों की बात है, यूरोप की बात है, जहाँ एक एक जान की माल की कीमत होती है बहुत। ठीक है, इंडिया में तो देखो ना, डेली जान को कोई कुछ समझता ही नहीं है बोले दो क्या है, यहाँ तो सैकड़ों लोग हर रोज ऐसे ही मरते हैं दूसरे की गलती से। ठीक, कोविड देख लो, कितने लाखों लोग मारे गए, वो किसी ने अपनी लैब से निकाल दिया, मामला हो गया, सिमट गई दुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमोथेरेपी का एक एग्जांपल दिया जाता है कि कहीं पर, जैसे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया जाता है कि वहां पे एक डॉक्टर ने ना कीमोथेरेपी ज्यादा दे दी एक पेशेंट को, तो ज्यादा कंसंट्रेशन देने से वो उसकी डेथ हो गई। तो ये तो कॉमन है यार, इंडिया में तो पता नहीं कितनी होती रहती है, रोज इतनी कीमो देते रहते हैं लोग है ना, बिना। चलिए खैर, क्या ही कहें। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बतेरी चीजें हो जाती हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डॉक्टर गलती कर देते हैं कई बार, किसी के पेट में वो ग्लव्स छोड़ दिया, कहीं कुछ कर दिया ऑपरेशन में, है ना, कुछ कुछ भी छोड़ देते हैं, निडल छोड़ दी। तो हालांकि मैं सबको समान तराजू में नहीं तोल रहा, बट गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन ऐसी गलतियों को कभी, मतलब बहुत ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, खास करके जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप किसी लाइफ के साथ में। ठीक, नॉन लिविंग में फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन लिविंग थिंग्स को हैंडल करने में आपको ड्यू केयर फॉलो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, ओके, तो ये बात, सारी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट एथिक्स। तो
नरक में ऐसे लोगों को काटा जाता है और इसे दे विल बी पनिश्ड। देखो भाई, हमने नरक नहीं देखा, लेकिन हम ये जानते हैं कि हाँ, इसी धरती पे नरक और स्वर्ग भी है, और जन्म जन्मांतर चलता रहता है। ये साइकिल एक जन्म में खत्म नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि आपकी पनिशमेंट इसी जन्म में, अगले में भी मिल सकती है, कैसे भी मिल सकती है, कुछ वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। और अच्छा, क्राइटेरिया हो, चाहे मान लो कि आपके पास एक ही जन्म है, अगला है ही नहीं, ऐसा भी मैं मान लूं, तो भी यार देखो, आपके लिए कोई चीज एंजॉइंग है, आप दूसरे को सता रहे हो और सता के बड़ा मजा ले रहे हो, हाँ 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 हाँ, लेकिन किसी दिन ऐसा मौका आ सकता है कि आपको भी कोई सता देगा, ठीक, तब आपको कीमत पता चलेगी कि मैंने दूसरे के साथ क्या किया था, ठीक। तो ऐसा कई बार हम लोग गलती से भी कर देते हैं, किसी की गलती से हमारा किसी का नुकसान हो गया, लेकिन बाद में जब वो चीज अपने ही साथ होती है ना, तब पता चलता है कि यार ये क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम प्राइवेट बस में चढ़ते थे, टिकट ना लेते थे ठीक है, तो चलिए बचपन की बात है, उस समय इतना वो नहीं था, समझ नहीं थी, बस पैसे बचाने थे, ऐसा कुछ था। लेकिन आज के टाइम पे जब अगर मैं ही सोच लूं कि मैंने एक बस चलानी है, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करना है, तो अब सोच रहा हूँ कि जो लोग टिकट नहीं ले रहे, तो बस वाला होने के नाते मेरे मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यार लोग टिकट नहीं ले रहे, कितना मतलब बुरा सोचता होगा वो बस वाला, है ना, या कंडक्टर कितनी बातें करता होगा उनके बारे में कि यार ये टिकट लेके नहीं चढ़े थे। तो खैर, समझ गए ना आप मेरी बात को, पॉइंट को। यस। तो ऐसे ऐसे बतेरे एग्जाम्पल है ना, कहीं भी लाइफ में छोटी छोटी बातों में, एनीवेयर यू अप्लाई दिस। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास में भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं देना नहीं चाह रहा था, पर ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना। क्लास में आते हैं तो फीस के बारे में कुछ लोग नहीं सोचते, तो ठीक है, तो आप जब खुद योग सिखाओगे किसी को, पढ़ाओगे किसी को, और उस समय जब कोई फीस नहीं आ रही होगी, लोग नहीं देंगे, बहाना मारेंगे, झूठे बहाने वाले भी बते रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आता है, लेकिन ठीक है, चलता है, दोनों वे चलता है, कहीं सच्चाई अच्छाई चने के साथ गुण, हर जगह ऐसे पिस्ता पिस्ता चलता फिरता रहता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि तो नहीं देते हैं कुछ लोग, जानबूझ के नहीं देते, मतलब अर्निंग होने के बाद, चीजें होने के बाद, पैसा होने के बाद फिर मना कर देते हैं, बहाने मार देते हैं झूठे, समझ में आ जाता है। तो एक एग्जांपल दे ही देता हूँ, कोई थी, XYZ कोई थी, शी वॉज एम्प्लॉयड, अच्छी थी, टीचर थी, पैसा था, सब कुछ था, और 3000 की बात थी, मैंने कहा कि चलो आप इंस्टॉलमेंट में दे देना, 500 रुपये दे देना, कोई दिक्कत नहीं है बट शी सेड कि सर वो तो, मैंने कहा 1000 रुपये, बोली नहीं वो तो नहीं, मैं कहा अगले महीने, नहीं हो पाएगा, मैंने कहा ठीक है, फिर हमसे भी ना हो पाएगा चलिए, ठीक है। सो दिस हैपन्स। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अब बात कर रहे हैं फैब्रिकेशन की, फाल्सिफिकेशन की, ठीक है। क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पेपर वन में कम स्कोर की वजह से हर बार चूक जाते हैं? तो आइए मेरे साथ जानिए वो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ले जाएंगी मंजिल तक। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश और मैंने लगातार योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में किया है नेट जेआरएफ, और वो भी तीनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकते हैं। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ पेपर वन की हर एक यूनिट डिटेल्स में, वो भी लाइव। और मुझे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। चलिए, फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन, हाँ, और जेन्युइन केस हो तो हम हमेशा ही रेडी रहते हैं यार, जेन्युइन केस के लिए तो फ्री, जितना मर्जी पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, घर जाके पढ़ा दूंगा। अगला, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म, तो इन तीनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है, पूछ लेता है, और अजर्सन रीजन में लगभग इसको घुसा फिसा के देता है, ठीक। तो कैसे भी दे दे, आपको बस पता होना चाहिए कि फाल्सिफिकेशन क्या होता है, फैब्रिकेशन क्या होता है, इन दोनों में कंफ्यूजन कभी नहीं रखना, ठीक, दोनों में कंफ्यूजन कभी भी नहीं रखना है। तो फैब्रिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले। फैब्रिक से आप समझिए, फैब्रिक का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ बुन रहे हो, है ना। कपड़े का फैब्रिक होता है ना, फैब्रिक क्या होता है, बुना हुआ होता है। तो यहां पर आप बुन रहे हो, माने यू आर क्रिएटिंग, क्रिएटिंग व्हाट,
क्रिएटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन भाई, क्रिएटिंग फॉल्स डेटा। किसी भी स्टेप पर आप गलत इंफॉर्मेशन बना रहे हो, अपने एंड से बना रहे हो। पार्टिसिपेंट्स आपने लिए नहीं, आप पार्टिसिपेंट्स क्रिएट कर दे रहे हो। उनसे डेटा आपने लिया नहीं, डेटा आप क्रिएट कर दे रहे हो। रिजल्ट आपका वो आया नहीं, लेकिन आप वो रिजल्ट बना दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या हो गई? फैब्रिकेशन। किसमें आ गई? फैब्रिकेशन। अगली बात आती है फाल्सिफिकेशन। सो फाल्सिफिकेशन क्या होता है? फाल्सिफिकेशन में आप मैनिपुलेट करते हो। व्हाट यू डू? यू मैनिपुलेट। फिर से स्टार्ट करेंगे, राइट? हाँ, यू मैनिपुलेट व्हाट? या तो आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, या आप मशीनरी को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, इक्विपमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, या इसके साथ साथ आप प्रोसेस को मैनिपुलेट कर रहे हो। जो भी प्रोसेस है, माने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसको ना फॉलो करके उसको मैनिपुलेट कर दे रहे हो, या फिर आप यूनिट्स को, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर दे रहे हो। ठीक है, तो ये होता है दोनों में। अब दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए आप। हाँ, अंतर को समझेंगे। क्या अंतर है? फॉल्स फैब्रिकेशन सबसे पहले समझिए। फैब्रिकेशन का मतलब है बुनना। तो आप अपनी एंड से कुछ चीजें बुन रहे हो, माने यू आर क्रिएटिंग फॉल्स डेटा। पार्टिसिपेंट्स थे नहीं, आपने क्रिएट कर दिए। उनसे डेटा लिया नहीं, आपने क्रिएट कर दिया डेटा। मान लो पार्टिसिपेंट्स भी थे, डेटा भी लिया, लेकिन उनका रिजल्ट आपका गलत आ रहा था, और आपने दूसरा रिजल्ट बना दिया अपनी ओर से, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आपने फॉल्स डेटा क्रिएट कर दिया। इसको क्या कहेंगे? फैब्रिकेशन। फॉल्सिफिकेशन में क्या होता है? आप डेटा को मैनिपुलेट करते हो। चीजें हैं आपके पास, आप जैसे आपके पास जो डेटा है उसको आपने मैनिपुलेट कर दिया, माने चेंज कर दिया। किसी ने वैल्यू दी थी 5, आपने लिख दिया उसकी जगह 7। ठीक है, तो एक्चुअल डाटा ना होकर के उसको छेड़ दिया। मशीनरी को आपने छेड़ दिया। मशीन को, जैसे मान लो उसका जो पैरामीटर होता है, उनको आपने गलत कर दिया। ठीक है, इक्विपमेंट्स को आपने छेड़ दिया। माने फॉर एग्जांपल कोई केमिकल बिल्कुल 100% प्योर होना चाहिए था, उसकी कीमत होती है ज्यादा। मान लो प्योरिटी, जैसे गूगल है, गूगल पे आप रिसर्च कर रहे हो, आप हवन पे रिसर्च कर रहे हो, और यज्ञ में आपने गूगल का प्रयोग करना है। अब गूगल प्योर आती है थोड़ी महंगी। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि यार प्योर गूगल पे क्या रिसर्च करेंगे, ठीक है, वह सस्ते वाली ले आते हैं, 250 रुपए वाली ले आते हैं। आपको पता है कि 250 रुपए में प्योर गूगल नहीं आती, उसके बाद भी आप जो है जा करके वो वाली ले आए। तो आपने गलत गूगल डाल करके जो एक्सपेरिमेंट किया, तो रिजल्ट सही थोड़ी आ जाएंगे, रिजल्ट भी गलत ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? फाल्सिफिकेशन बोलते हैं। या आपने प्रोसेस को गलत कर दिया, जो प्रोसीजर जैसे चलना चाहिए था, अपने स्वार्थ की वजह से या किसी अन्य वजह से, या किसी इंस्टीट्यूशन के दबाव में, किसी बाहरी व्यक्ति के दबाव में, कैसे भी आपने प्रोसेस को क्या कर दिया? मैनिपुलेट कर दिया, तो आपके रिजल्ट भी सही नहीं आएंगे। कई बार रिजल्ट्स को भी लोग मैनिपुलेट कर देते हैं अपने आप को, मतलब सही बनाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया? फाल्सिफिकेशन। माने दी जो चीज है एक्चुअल, उसके साथ छेड़खानी करना क्या है? फाल्सिफिकेशन। और अपने आप से किसी चीज को बना देना, नई चीज लेके आ जाना, वो क्या होती है? फैब्रिकेशन। ठीक है, चलिए। तो जैसे कई बार लोग कर देते हैं, अपने लेक्चर में इंग्लिश का भाषण दे रहे हैं, उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते ही नहीं, और उन्होंने अपनी ओर से इजाद कर दिए, वहां पे बोलने लग गए ताकि दूसरे को समझ में ना आए भैया हम क्या बोल रहे हैं। तो वो क्या हो गया? फैब्रिकेशन हो गया। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं प्लेगरिज्म की। प्लेगरिज्म क्या होता है? कि आपने किसी दूसरे के मटेरियल को कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये सबसे ज्यादा कर देते हैं लोग। ये क्या करते हैं? ज्यादातर रिसर्चर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर रिसर्चर किसी न किसी रूप में प्लेगरिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहुत गलत है, ये एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है, एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है, एथिकल प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसीलिए इसके लिए जो आपकी आईईसी बनाई जाती है, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी बनाई जाती है, वो क्या कहती है कि भैया कोई भी, चलिए देखिए, हो सकता है क्योंकि ज्ञान सार्वभौमिक है, दूसरे का ज्ञान भी आपके काम आ सकता है, और वो ज्ञान तो ज्ञान, कुछ जैसे कोट्स हैं, कोट्स तो कोट्स ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। तो ऐसी चीजों को छोड़ करके, जैसे आप किसी के शब्दों को कोट कर रहे हो एज इट इज, जैसे आप स्वामी विवेकानंद की बात को कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन ए मैन, ठीक है, तो वो आपने डेफिनेशन लगा दी, तो आप कहोगे हम तो इसको बदल नहीं सकते। तो हाँ, नहीं बदल सकते, उसको छोड़ करके
तो उसके लिए छूट होती है, प्लेगरिज्म में उसके लिए क्या होती है भाई, छूट होती है। तो ऐसी चीजों को छोड़ करके बाकी जो आपका मटेरियल है उसमें 10% से ज्यादा प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। कितने से? 10% से ज्यादा प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, उससे कम ही रहना चाहिए। ठीक। और जितना कम रहेगा प्लेगरिज्म, यानी कि 0%, 0 से लेकर के 10 तक जितना कम रहेगा, 0 to 5 रहेगा तो बहुत एक्सीलेंट, माने आपका काम बड़ा उत्तम है भाई। और 5 से 10 रहेगा तो थोड़ा ठीक है, लेकिन आपकी क्वालिटी पता चलती है 10% से कितना कम है उससे। और प्लेगरिज्म देखने के लिए, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बथेरे सॉफ्टवेयर आते हैं, जिनमें से पॉपुलर है आइथेंटिकेट। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज आइथेंटिकेट। इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, हाई क्वालिटी का ये सॉफ्टवेयर है और तुरंत पकड़ लेता है कि भैया आपका प्लेगरिज्म कितना है। इसके अलावा और भी होते हैं, प्लेगरिज्म चेकर है एक, प्लेगरिज्म चेकर है एक, प्लेगरिज्म एक्स करके भी आता है। और इनके अलावा क्या बोलते हैं, यूजीसी का भी अपना एक है, उसको क्या बोलते हैं, यूजीसी का भी अपना एक प्लेगरिज्म चेक करने वाला है सॉफ्टवेयर, उसको कहते हैं उरकुंड। उरकुंड, यस, उसको कहते हैं उरकुंड। ठीक। तो ये यूजीसी सारे इंस्टीट्यूट्स को, सारी यूनिवर्सिटीज को फ्री में देती है उरकुंड। और आइथेंटिकेट आपको खुद से परचेज करना पड़ता है। इसका करीब 1 लाख रुपए 1 साल का लगता है, या पता नहीं 2 लाख शायद, 3 लाख रुपए में शायद एक लाइसेंस या 2 लाइसेंस कुछ ऐसे मिलते हैं। ठीक है। और एक लाइसेंस में आपको 1000 टाइम्स आप चेक कर सकते हैं प्लेगरिज्म। ठीक है। तो ये है पूरी कहानी, 1000 टाइम्स 3 इयर्स में आप चेक कर सकते हैं आइथेंटिकेट का। और इसकी कीमत लगभग मुझे लगता है शायद 3 लाख के करीब होती है एक लाइसेंस की। ठीक है। तो बड़े महंगे होते हैं, इंस्टीट्यूट इनको खरीदता है ताकि आपकी जो भी प्लेगरिज्म आ रहा है उसका परसेंटेज आपको पता लग जाए। और इसके लिए रूल्स भी होते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार से ज्यादा आप चेक नहीं कर सकते अंटिल आपकी जो थीसिस है वो वहां तक। ठीक है। तो आप मिनिमम कोशिश करेंगे कहीं से भी, इंटरनेट से, किसी दूसरे के रिसर्च पेपर से, कहीं से भी मटेरियल को कॉपी पेस्ट करने की। ओके। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगली चीज। तो ये बात आपको सबको समझ में आई, क्लियर हुआ? एक चीज और बताएंगे इसी में, प्लेगरिज्म के टाइप्स बता देंगे, उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म। हाँ, तो प्लेगरिज्म के 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला है भाई एक्स्ट्रा कॉर्पल, इंट्राकॉर्पल कह लो। पहला है आपका इंट्राकॉर्पल, इंट्राकॉर्पल। दूसरा है आपका एक्स्ट्रा कॉर्पल। और तीसरा है आपका इंट्राकॉर्पल ऑटो 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 बायो बोलते हैं ना इसको, ऑटो प्लेगरिज्म। चलिए दोबारा से बता देता हूं शुरू से। प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म आपको समझ में आ गया कि दूसरे के मैटर को आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, दैट इज प्लेगरिज्म। किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के 3 टाइप हैं, इंट्राकॉर्पल, इंट्राकॉर्पल के बाद एक्स्ट्रा कॉर्पल, एक्स्ट्रा कॉर्पल के बाद ऑटो प्लेगरिज्म। तीनों में डिफरेंस क्या होता है जल्दी से जान लीजिए। इंट्राकॉर्पल होता है कि आप ही के इंस्टीट्यूट में कोई दूसरा स्टूडेंट है, मानो आप एक स्टूडेंट है, कोई दूसरा रिसर्चर है, दूसरा स्टूडेंट है, उसके कंटेंट को, उसके किए हुए काम को, उसके रिसर्च वर्क को आपने अपने थीसिस में डाल दिया, अपने काम में डाल दिया, अपनी रिसर्च में डाल दिया। इसको क्या कहते हैं, इंट्राकॉर्पल, माने अंदर के आदमी के साथ ही ऐसा धोखा आपने कर दिया। ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पल में क्या होता है, किसी बाहर के आदमी के साथ आपने ये धोखा कर दिया, माने किसी बाहर यूनिवर्सिटी के किसी रिसर्चर का डेटा आपने चुरा करके अपने डेटा में दिखा दिया है,
उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, या गूगल से इधर उधर से कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है किसी और का डाटा, तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉर्पल। तीसरा है ऑटो प्लेगरिज्म। ऑटो प्लेगरिज्म बड़ा विशेष है, कम लोगों को पता होता है, तो मैं बता देता हूँ। ऑटो प्लेगरिज्म में क्या होता है कि आप अपने ही रिसर्च किया हुआ मटेरियल, उसी को क्या करते हो, दोबारा प्रेजेंट कर देते हो, है। एक जगह प्रेजेंट कर दिया, फिर दूसरी जगह फिर उसी को दोबारा से प्रेजेंट कर दिया, जबकि आपको करना क्या चाहिए, आपको बस रेफरेंस दे देना चाहिए। माने आप अपना ही रेफरेंस दे दो कि मैंने पहले ये रिसर्च करी थी, उसमें ये फाइंडिंग आई थी, बस इतना। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें उस पेपर में जो रिसर्च करी थी दूसरे पेपर में भी सेम रिसर्च दे दी, उसको क्या बोलेंगे, ऑटो प्लेगरिज्म। ठीक है, तीनों बात समझ में आ गई, इंट्रा कॉर्पल, एक्स्ट्रा कॉर्पल और ऑटो प्लेगरिज्म। क्लियर हो गया? दिखाना मीटिंग वहां पे ज्वाइन है, मेरा फोन चार्ज में लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर। ऑटो वाला दोबारा, ऑटो में, ऑटो का मतलब जैसे ऑटो बायोग्राफी होती है, उसमें क्या होता है, आप अपने ही बारे में लिखते हो, मैं कौन। ठीक है, यहाँ ऑटो प्लेगरिज्म में क्या है, आप अपनी ही चीजों को कॉपी कर रहे हो, अपनी ही चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गया। चलिए गीता जी, गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई मल्टीपल ऑथरशिप। एथिक्स में मल्टीपल ऑथरशिप का मतलब है कि आपने कोई जो है, किन कुछ लोगों ने काम किया ही नहीं, रिसर्च करी ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन आपने उनका नाम दे दिया जबरदस्ती, है, सम्मान में दे दिया, पैसे के लिए दे दिया, किसी और लोभ में दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑथरशिप बोलेंगे। ठीक है, एक हो गया मल्टीपल ऑथरशिप। मल्टीपल ऑथरशिप के अलावा इसी में एक चीज और होती है जिसको कहते हैं घोस्ट ऑथरशिप। घोस्ट ऑथरशिप, घोस्ट ऑथरशिप क्या होता है, भूतिया ऑथरशिप। भूतिया का मतलब क्या है कि कोई आदमी है नहीं, उसने काम किया नहीं, आपने जबरदस्ती उसको डाल दिया, किसी भी प्रलोभन में डाला हो, तो वो कौन हो गया, घोस्ट ऑथर हो गया। भैया वो एक्चुअल ऑथर नहीं है, घोस्ट ऑथर है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे किसी भूत को मत डालिए आप अपने रिसर्च काम में, ध्यान रखेंगे। चलिए, घोस्ट ऑथर से क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना, घोस्ट ऑथर कौन होता है, समझ में आ गया, जिसने रिसर्च में काम नहीं किया लेकिन आपने उसका नाम रिसर्च में डाल दिया। ओके, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब होता है कि आपने कोई रिसर्च का काम किया, वो किसी जर्नल को छपने के लिए दे दिया, अब वो जर्नल क्या करता है, आपके काम को एक्सपर्ट से वैलिडेट कराता है, पूछता है किसी एक्सपर्ट से, आपने योग के स्टूडेंट हैं, आप योग के रिसर्चर हैं, तो वो योग के किसी एक्सपर्ट को भेजेगा आपका काम, और कहेगा कि भैया देख के बताओ इसने ठीक काम किया कि गलत किया है, कहीं दिक्कत तो ना है, दिक्कत है तो हम इसको नहीं छापेंगे, और थोड़ी दिक्कत है तो इसको कह देंगे इसको ठीक करके दे। ठीक, तो वो सब चीजें क्या होती है, उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीयर रिव्यू। अब उसमें क्या होता है कि पीयर रिव्यू में आपको ऑथर और एक्सपर्ट दोनों को आपस में एक दूसरे का पता नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, ये एथिक्स है कि जो ऑथर है उसको पता नहीं होना चाहिए कि मेरी कॉपी किसके पास चेक होने जा रही है, पता चल गया तो भैया वो उससे संपर्क कर लेगा, साठगांठ कर लेगा और गलत चीज छप जाएगी। ठीक, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो जो एक्सपर्ट है वो उसको फोन करके ऑथर को कांटेक्ट कर सकता है कि भाई देख, मैं तेरा ये मटेरियल ठीक करके छपवा दूंगा, तू मेरे को इतने पैसे दे देना, ठीक है, मेरे पास आया है तेरा चेक होने। ठीक है, तो ये वैसे ही हो गया जैसे एग्जाम में होता है ना, एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ में कोई अगर आपको पता चल जाए और आप सेटिंग कर लें, तो इट इज सेम काइंड ऑफ थिंग, राइट, सो यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेट या पार्शियल पब्लिकेशन, क्या बताया भाई, डुप्लीकेट या पार्शियल पब्लिकेशन। अब देखो डुप्लीकेट पब्लिकेशन क्या होता है कि आपने एक काम किया, एक रिसर्च करी, ठीक है, और उसी रिसर्च को एक जर्नल को भेजा और सेम ही रिसर्च को दूसरे जर्नल को भेज दिया, तो भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, एक काम एक से ही छपवाओ, दूसरे से छपवाओगे क्रेडिट दोनों का ले लोगे कि मैंने तो दोनों में छपवाया, भाई एक ही तो काम है, दो जगह क्यों छपवा रहा है। ठीक है, हाँ, जानकारी के लिए एक जगह छप गया तो उसका रेफरेंस चाहे आप 10 जगह दे दो, ठीक, कि हम तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो आप 10 जगह कर सकते हो,
लेकिन क्रेडिट नहीं ले सकते, एक जगह का क्रेडिट दूसरी जगह नहीं ले सकते। ठीक बात है, समझ में आया? डुप्लीकेट। पार्शियल में क्या होता है, रिसर्च करी आपने मान लो इतनी, अब उसके कर दिया आपने टुकड़े, और टुकड़ों टुकड़ों में पब्लिश करा रहे हो। एक ही रिसर्च को आधा पार्ट इसको दे दिया, आधा पार्ट उसको दे दिया, आधा पार्ट उसको दे दिया, कई टुकड़े दे दिए और सारी जगह पे छप गया। आपने दिखाया मेरे तो 10 पेपर छप गए। भैया तेरा पेपर एक ही था, काम एक ही था, 10 जगह छपवाने से ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो पार्शियल और डुप्लीकेट समझ में आया? ठीक है, हाँ, रिसर्च सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग कविता खन्ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च इंटरेस्टिंग है और ऐसी ही बातें हैं रिसर्च में। तो ये हमारी ओर से तो रिसर्च ये बात खत्म करने के बाद खत्म ही है गई। ठीक है, कुछ चीजें इसमें बची हुई है जैसे रिपोर्ट राइटिंग, और क्या बचा हुआ है, स्टाइल्स बचे हुए। वो रेफरेंस के स्टाइल्स मैं बता दूंगा आपको, एक फॉर्मेट दिखा दूंगा कि भैया देखो एमएलए स्टाइल ये होता है, एपीए स्टाइल ये होता है। एपीए का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो उनका अपना एक स्टैंडर्ड है कि रेफरेंस देने के लिए, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपने किसी काम, किसी और ने काम किया, आप बस बताना चाहते हो कि देखो उसने काम किया था, ऐसा ऐसा काम किया था, तो उसके काम को कैसे बताएंगे, किन शब्दों में बताएंगे, बस उसी को कहते हैं रेफरेंसिंग। ठीक, तो उसके अलग अलग स्टाइल होते हैं, वो स्टाइल हम आपको एक पीडीएफ से कल समझा देंगे, 2 मिनट का काम है। ठीक, और रिपोर्ट राइटिंग के लिए अभी दीदी जी थोड़ा सा बता दे रही हैं, उसके बाद रिसर्च खत्म, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट, मूव ऑन। ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, अभी भी ट्राई करके देखना, मैं भेज भी दूंगा। ठीक है, और जो भी पुस्तक आपके पास है यू ट्राई दोज क्वेश्चंस, कहीं दिक्कत आती है, समस्या आती है, भेज दो, कर लेंगे। ठीक, हाउ मेनी पेपर्स पब्लिश्ड बाय यू? हमारे तो सारे पाइपलाइन में है, एक शब्द होता है पाइपलाइन। आने वाले समय में बहुत दिखाई देने वाले हैं आपको। चलिए आ जाइए, थैंक यू। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं भाई, जल्दी से समाप्ति क्योंकि समय हो गया है। Within just 2 minutes only. 2 मिनट्स ओनली। एक बार फोन भी दीजिए, मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। स्क्रीन छोड़ो, ऐसे ही बता। नहीं, वो जस्ट लिस्ट करके ही बताना कि उनको क्या देखना है, अपने आप से चेक कर लेंगे फिर। स्क्रीन शेयर करना है, मैं हेल्प कर दूं? तो क्या बात है, सर ने तो आज कमाल कर दिया, इतना इंटरेस्टिंगली जो है ना प्लेगरिज्म को बताया है, एथिकल इश्यूज को कैसे एक्सप्लेन किया है। इससे पहले पढ़ पढ़ के हम तो एक्चुअली थक गए थे, और वी यूज्ड टू थिंक कि एग्जैक्टली कौन बताए कि ये है क्या, एंड इट्स लाइक अमेजिंग। सच में मुझे भी मजा आ गया आज तो सुन के। कविता जी, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? मुझे भी अब थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तो वैसे अच्छा लगता है मुझे रिसर्च पढ़ना, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत कमाल की यूनिट्स लगती है। ठीक है, मैं आप लोग के साथ में स्क्रीन शेयर किया है, आप एक बार चेक कर लो। दिन में हमने जो पढ़ा था आईसीटी जो रह गया था, उसकी एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम रिसर्च में कहाँ यूज करते हैं, वो एक बार आप चेक करो मेरे साथ साथ। बहुत जल्दी से बता रही हूँ क्योंकि काफी तो सर ने अभी बता ही दिया है ना। आप चेक कीजिए, 3 तरह से यूज होता है ना। एक तो रिसर्च के टाइम पर जब आप बिल्कुल शुरुआत करोगे, सैंपल सिलेक्शन करने से पहले, रिसर्च प्रॉब्लम से भी पहले, इवन व्हाट यू यूज, उसे कहते हैं प्री डेटा एनालिसिस। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसर्चिंग, जब डेटा एनालिसिस के लिए आप यूज करते हो आईसीटी के, वहां पर मैं कुछ सॉफ्टवेयर बता रही हूँ, कुछ एप्लीकेशंस है। एंड देन पोस्ट डेटा एनालिसिस, तीनों के लिए, है ना। तो आप एक बार अपनी स्क्रीन पर चेक कीजिए, मैं साथ साथ बता रही हूँ आपको, ताकि सो दैट आप इजीली फटाफट से चेक भी कर पाओ, और इन्हें याद करना है बस, इसमें समझने का क्योंकि बहुत सारा कुछ भी नहीं है। प्री डेटा एनालिसिस के लिए अभी सर ने बताया शोध गंगा है, और ये स्पेशली इसमें क्या मिलेंगे आपको, इंडिया के जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स है, आर्टिकल्स है, वो आपको मिलेंगे शोध गंगा में। और गंगोत्री बताया उसी का छोटा पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री टू शोध गंगा, दैट इज गंगोत्री। यस, ठीक है। और एक मैंने लिखा है गूगल स्कॉलर, तो है ही, जो इंटरनेशनल पेपर्स जिसमें होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च किसके लिए होता है, कॉन्फ्रेंसेस को देखने के लिए, जर्नल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है तो भी इस पर आपको मिल जाएगा। और SSRN, दैट इज सोशल साइंसेस रिसर्च टूल, जितने भी सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर्स है वो आपको SSRN पर मिल जाएंगे। ये मैंने इंपॉर्टेंट जो है मैंने सिर्फ उनके नाम लिखे हैं, आई थिंक इन्हीं में से पूछेगा
यूजीसी आई मीन नेट के अंदर इससे ज्यादा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पक्का से, है ना। तो बस इनको याद कर लेना। डेटा कलेक्शन के लिए कौन कौन सी चीजों का हम यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन सर्वे के लिए सबको पता है, एक तो गूगल फॉर्म का यूज होता है, और दूसरा क्या, एक और है सर्वे मंकी, नाम से ही पता चल रहा है सर्वे के लिए, सर्वे मंकी, है ना। दो याद रह जाएंगे। अनदर वन, अच्छा टेस्ट जो हम करते, टी टेस्ट है, एनोवा है, जो उसके लिए एसपीएसएस का भी हम यूज करते हैं, उसकी फुल फॉर्म सर ने बता दी है, ये आप देख लेना, मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप पर, है ना। एक मैटलैब है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, अगेन सेम लाइक एसपीएसएस, जहां पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज, मीन, दिस एंड दैट, बहुत सारे आप टेस्ट को भी कर पाएंगे। जेड टेस्ट है, इसके लिए मैटलैब, है ना। और एक एसएएस है, सेम लाइक एसपीएसएस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। इतने काफी होंगे, बस इनका ध्यान रख लीजिएगा। पोस्ट डेटा एनालिसिस के लिए क्या, अच्छा एक क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए भी होता है। ये तो क्या हुए सारे क्वांटिटेटिव के लिए, मतलब नंबर्स की फॉर्म में। क्वालिटेटिव के लिए क्या है, दैट इज एनवीवो। इनको कैसे याद रखना मैं बताती हूँ, कि भाई कुछ फोन जो होते हैं, कुछ ब्रांड्स की ना अच्छी क्वालिटी होती है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, है ना। जैसे वीवो का फोन होता है तो एनवीवो के नाम से है ना। एटलस है, एटलस एक बहुत अच्छी साइकिल वाली कंपनी है, जो शुरुआत कितने सालों से है ना। एटलस डॉट टीआई हो गया, एंड मैक्स क्यू डीए, तो एक माइक्रोमैक्स के भी फोन्स आते हैं, आप समझ लो ये भी अच्छी क्वालिटी के फोन है, ऐसा मान करके चल लो, तो याद रख लेना, ठीक है। वो आईफोन प्रो मैक्स, वो तो कुछ ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो गई, तो ठीक है, इससे मतलब याद रह जाएगा, राइट। और एक और है, अच्छा ये और जरूर से ध्यान रखना, क्या है, एसपीएसएस टेक्स्ट एनालिसिस। ये एसपीएसएस नंबर वाले में भी यूज होता है, और टेक्स्ट एनालिसिस जो है वो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करता है, इतना डिफरेंस है, दैट्स इट, ओके। अच्छा इनफ्लिपनेट का सर ने बता दिया है, जो हमारी गवर्नमेंट की है, जो मैनेजेस रिसर्च वेबसाइट, और जो मैंने बताया था स्वयं का भी पोर्टल के जितना भी वेबसाइट का मैनेजमेंट जो करती है, वो सारा का सारा इनफ्लिपनेट करती है। और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें एक और बात, कि भाई इसको भी बाय द वे इनफ्लिपनेट नहीं आए और कुछ और ऑप्शन में आ जाए क्या, एमएचआरडी, तो आपको क्लिक कर देना है दोनों में। मैनेजर्स की जब बात आए, इसको जो प्रोवाइड कर, सर्विसेज को जो प्रोवाइड करती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, है ना, एंड डेवलपमेंट, सॉरी, एंड कौन सा, इनफ्लिपनेट, दैट्स इट, ओके, खत्म। थोड़ा सा और रह गया है, एक है कि आईसीटी की एप्लीकेशन पोस्ट डेटा के लिए किसमें होता है, रेफरेंसिंग का, जो सर ने बताया एपी और एमएल स्टाइल में। इसमें क्या होता है, बिबिलोग्राफी। सो आप कहीं पर कोमा का मिस्टेक हो जाता है, कहीं पर आप छोटी छोटी मिस्टेक से भी आपका पूरा का पूरा रेफरेंस गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने लिखा है एन डॉट, जोटेरो एंड मेंडले। मेंडले का हमको पता ही है, तो याद रखना मेंडले इसमें भी यूज हो जाता है। वैसे बिल्कुल अलग अलग नहीं पूछेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बस इनका नाम याद रह जाए ना, तो आप कर लोगे पक्का से। दैट इज ऑल। एन डॉट, इसको कैसे याद कर लो, एन जो तेरो मन एन जो तेरो मन, एन डॉट, जोटेरो एंड मेंडले, दैट्स इट, ओके। प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए सर ने बता दिया, एक तो टर्निट, अच्छा ऑथेंटिकेट, और यूजीसी का उरकुट, ऑथेंटिकेट, ये दो तो सर ने बताए थे, मैंने लिखे जो टर्निटिन है, प्लेगरिज्म चेकर एक्स, जो 7 लैंग्वेजेस में को चेक कर देता है, इवन अवेलेबल है। और ग्रामरली, ये ज्यादातर ग्रामर मिस्टेक्स को चेक करता है, फ्री वाला है। हाँ फ्री वाला ग्रामरली है ना। और plagiarisma.net, ये भी फ्री है, ठीक है। और लास्ट वन इज प्रो राइटिंग एड, कोई एक और भी है, ऐसा है, आप बस इन नामों से गो थ्रू हो जाना। दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। कल रिपोर्ट राइटिंग को लेके छोटा सा पार्ट रखेंगे, थोड़े टाइम में जल्दी से हम कर लेंगे, दैट इज ऑल। एंड आई थिंक इट वाज अ गुड क्लास, और सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू सच्ची, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल। और आज कुछ अच्छी एथिकल इश्यूज के साथ में एथिकल बातें जो बताई, वो एक्चुअली दिल को छू गई। सो या इट वाज अ ग्रेट लर्निंग, थैंक यू टू यू ऑल्सो सर। थैंक यू सो मच मैम। बहन जी, तो चलिए, बहुत ही अच्छी क्लास रही। हाँ मैं भी भाई अपनी तारीफ खुद कर लेता हूँ, कोई टेंशन ना है, हमें कोई जरूरत ना है, तुम लोग भी कर दिया करो, मैं भी कर लेता हूँ अपनी। ये बात सच बता रहा हूँ,
कि आप लोगों को एथिक्स की जो बातें आज पता चली कम समय में, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि देश में, पूरे देश में बता रहा हूँ, विदेशों को भी मिला लो, संसार में कुछ गिने चुने ही लोग होंगे जो आपको ये बातें इतनी क्लैरिटी के साथ में बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इन बातों की क्लैरिटी ही नहीं है। या तो कोई एथिक्स का एक्सपर्ट होगा वो बता सकता है, ठीक है, एथिक्स का ही एक्सपर्ट हो, एथिक्स पढ़ाता हो, चाहे यूपीएससी के एथिक्स पढ़ाता हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में या एथिक्स का कुछ कोऑर्डिनेटर हो, कुछ ऐसा पद पे हो, वो व्यक्ति बता सकता है। अदरवाइज नॉर्मल कोचिंग में या इधर उधर या ज्यादातर कॉलेजेस में प्रोफेसर्स, टीचर्स, उनको भी क्लैरिटी नहीं होती है बहुत सारी चीजों की। पता ही नहीं होता कि प्लेगरिज्म में, बस इतना पता होता है प्लेगरिज्म कोई शब्द है और सुनते ही चौंक जाते हैं कि प्लेगरिज्म ठीक, उसके अंदर की चीजें, छोटे छोटे डिफरेंसेस, बहुत सारी चीजें, अप्रोचेस नहीं पता होती हैं लोगों को। तो ठीक है, आप लोगों को पता चल गई है, ये बेशकीमती चीजें हैं, सच बता रहा हूँ। जब भी रिसर्च करने जाओगे तो ये आपके काम आएंगी, ऐसे वर्ड्स आपको हमेशा काम आएंगे। कभी लेक्चर भी दोगे किसी यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी, तो भी आपको ये टर्म्स, जो की टर्म्स हमने करी है, ये सब काम आने वाली है। और पहली पिछली क्लासेस में भी जो हमने टर्म्स की थी ना, मेटाफिजिक्स, है ना, और जो जो भी करी थी आप समझ गए होंगे, है ना। तो बड़ी बड़ी टर्म्स वो सारी आपके काम आने वाली हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और शांति पाठ के लिए सभी तैयार हो जाएंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम, आपके पूरे परिवार को प्रणाम। सबका ख्याल रखिए, आप भी स्वस्थ रहिए, सबको स्वस्थ रखिए, हंसते खेलते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं। थैंक यू। क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पेपर 1 में कम स्कोर की वजह से हर बार चूक जाते हैं? तो आइए मेरे साथ जानिए वो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ले जाएंगी मंजिल तक। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश और मैंने लगातार योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में किया है नेट जेआरएफ, और वो भी तीनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकते हैं। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ पेपर 1 की हर एक यूनिट डिटेल्स में, वो भी लाइव। और मुझे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें।